हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के दो क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, अगर आपको बहुत कम टाइम में अपने जेईई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है तो मैंने आपके लिए फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट प्रिपेयर किया है। ठीक है, इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हो। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेईई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, केवल ट्रिक सीख कर जाओगे तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होगा। ये मत सोचना कि केवल ट्रिक सीख कर चले जाओगे तो आपका जेईई मेंस में मार्क्स इंप्रूव होगा, नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले क्या करो, पहले जो फिजिक्स का फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है उसको 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लो, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 67 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। टोटल दो क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 67 में कौन सा ट्रिक लगेगा? क्वेश्चन नंबर 67 में ट्रिक लगाएंगे सिमिलर ऑप्शन। कौन सा ट्रिक लगेगा इसमें? इसमें ट्रिक लगेगा सिमिलर ऑप्शन। मतलब कि जो ऑप्शन अपना क्या होता है, जो ऑप्शन अपना सिमिलर होता है, जो ऑप्शन देखने में एक जैसा होता है, आंसर उसी में से होता है। जो ऑप्शन ऑड वन आउट वन होगा उसको क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। जो ऑड वन आउट वन होता है ना, उसका होने का चांसेस कम होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन टोटल हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखा है। इस क्वेश्चन टोटल हम लोग को 4 ऑप्शन दे रखा है। ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2, ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सभी ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 में सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में सी दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में सी दे रखा है। मतलब 3 ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जिसमें सी दे रखा है। ऑप्शन 1 में सी नहीं दे रखा है, तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, ऑड वन आउट वन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 सिमिलर ऑप्शन था, क्योंकि तीनों ऑप्शन में सी दे रखा था, पर ऑप्शन 1 में सी नहीं दे रखा था। उस बेसिस पे हमने ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एक ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 में कुछ और ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। अगर तुम फिर से चारों ऑप्शन को तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 में 2 दे रखा है, एक बी और दूसरा ई। ऑप्शन नंबर 2 में भी 2 दे रखा है, एक ए और दूसरा सी। ऑप्शन नंबर 3 में भी 2 दे रखा है, एक सी और एक डी। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो है केवल एक ही दे रखा है, केवल सी दे रखा है। मतलब ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में 2 2 दे रखा है। ऑप्शन 1 में बी और ई, ऑप्शन 2 में ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 में सी और डी, पर ऑप्शन नंबर 4 में केवल सी दे रखा है, केवल 1 दे रखा है। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा, ऑड वन आउट वन हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में से तुम किसी एक ऑप्शन को गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा। कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होगा, 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ऑलरेडी यहाँ पर 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में से किसी एक ऑप्शन को गेस करना हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को गेस करेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को क्यों गेस करेंगे? तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होगा। ठीक है, अगर तुमको परफेक्ट गेस करना हो तो उसके लिए पहले क्या करो, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो कि क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। क्वेश्चन हम लोग से बोल रखा है कि आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट इज और आर लो स्पिन। ठीक है, मतलब यहाँ जो अपने को टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है, यहाँ पर टोटल कितना कॉम्प्लेक्स दे रखा है, 5 कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ये कॉम्प्लेक्स ए, ये कॉम्प्लेक्स बी, ये कॉम्प्लेक्स सी, ये कॉम्प्लेक्स डी और ये कॉम्प्लेक्स सी। मतलब इस पांचों कॉम्प्लेक्स में से क्या कहते हैं, बताना कि कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है और वो लो स्पिन हो उसका। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर पांचों कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स ए है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स अपना ए है, जो कॉम्प्लेक्स अपना यहाँ पर ए है, और फिर जो अपना कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं अपना सी है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है वो सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस है। कैसे सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स बी है
और जो अपना कॉम्प्लेक्स डी है, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस क्या है, अपना सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस है। कैसे सिमिलर है वो मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ए और कॉम्प्लेक्स सी सिमिलर इस तरह से है, ये कॉम्प्लेक्स जो अपना ए है और ये जो कॉम्प्लेक्स सी जो है, ये दोनों सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कैसे है, वो सिमिलर इस तरह से है। तो तुम देखो कि कॉम्प्लेक्स ए में जो अपना सेंट्रल एटम है वो आयरन है, कॉम्प्लेक्स सी में भी अपना सेंट्रल एटम आयरन है, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम सेम है, आयरन है, ठीक है। और उसके बाद तुम देखो तो कॉम्प्लेक्स ए में जो अपना लिगेंड है, टोटल 6 लिगेंड दे रखा है। लिगेंड तुमको पता है जो सेंट्रल एटम से अटैच होता है उसी को लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम देखो तो सेंट्रल एटम से 5 सेनाइड आयन है और क्या कहते हैं एक एनओ है, मतलब टोटल 6 लिगेंड है, ठीक है। सिमिलरली और क्या कहते हैं जो यहाँ पर सी दे रखा है उसमें भी टोटल 6 लिगेंड है, 6 यहाँ पर सी एन दे रखा है, ठीक है। तो ए और सी सिमिलर कैसे है कि दोनों में सेंट्रल एटम पहले आयरन है, ठीक है, और क्या कहते हैं जो ए है उसमें टोटल 6 लिगेंड है और सी में भी टोटल 6 लिगेंड है, तो दोनों सिमिलर हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं जो बी और डी है वो भी सिमिलर है, क्योंकि दोनों में तुम देखो सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, ठीक है, दोनों में सेंट्रल एटम कोबाल्ट है। और जो अपना बी में जो टोटल लिगेंड है वो 6 लिगेंड है और क्या कहते हैं डी में जो है टोटल 6 लिगेंड है, दोनों में 6 लिगेंड और दोनों में सेंट्रल एटम कोबाल्ट है। तो ए और सी सिमिलर हो गया और बी और डी यहाँ पर सिमिलर हो गया, ठीक है। तो अगर ए और सी सिमिलर है तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो जाएगा। अगर दोनों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हो भी जाता है यहाँ पर, अगर ए और बी दोनों दोनों सिमिलर है तो दोनों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पहले होगा नहीं, क्योंकि दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें कोई एक होमोलेप्टिक होगा और दूसरा कोई हेट्रोलेप्टिक होगा, ठीक है। दोनों होमोलेप्टिक नहीं होगा। अगर दोनों होमोलेप्टिक बाय चांस हो भी जाता है तो इसमें लो स्पिन भी बोल रहा है कि लो स्पिन भी होना चाहिए, तो दोनों तो लो स्पिन नहीं होगा, इसमें कोई एक लो स्पिन होगा कोई एक हाई स्पिन होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है, दोनों एक जैसा है। तो दोनों एक क्या कहते हैं दोनों होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस नहीं होगा या फिर दोनों लो स्पिन नहीं होगा, ठीक है। तो ए और सी दोनों क्या कहते हैं एक साथ ऑप्शन में नहीं हो सकता। पर ऑप्शन नंबर 2 में देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में ए भी दे रखा है और सी भी दे रखा है, जबकि दोनों नहीं हो सकता, या फिर ए होगा या फिर सी होगा। सिमिलरली बी और डी दोनों नहीं हो सकता है, बी और डी दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि बी और डी भी सिमिलर है, तो दोनों को होमोलेप्टिक नहीं होगा या फिर दोनों लो स्पिन नहीं होगा। एक होमोलेप्टिक होगा एक हेट्रोलेप्टिक हो सकता है। अगर दोनों होमोलेप्टिक हो भी गया तो दोनों लो स्पिन नहीं होगा, एक लो स्पिन होगा एक हाई स्पिन होगा, ठीक है। तो बी और डी एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि अपना ए और सी एक साथ नहीं होगा और बी और डी एक साथ नहीं होगा। पर ऑप्शन नंबर 2 में जो है ए और सी एक साथ दे रखा है, ठीक है, जो कि हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 को भी क्या करोगे यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे, ऑप्शन नंबर 2 को भी क्या करोगे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो केवल एक ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 3, इसी को गेस करोगे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है सी और डी दे रखा है, तो मतलब ए और सी में से कोई एक है, ए और सी में से कोई अपना एक है और बी और डी में से कोई एक है, ठीक है, जो कि हो सकता है क्योंकि ए और सी सिमिलर है तो इस दोनों में से जरूर कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। और बी और डी भी सिमिलर है तो इस दोनों में से जरूर कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में ए और सी में से सी दे रखा है और बी और डी में से डी दे रखा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3 है। तो अगर तुम गेस करोगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को ही गेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को गेस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना करेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर भले हम लोग को एग्जैक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है तो भी हम यहाँ पर क्या किया कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देखा हमने कि ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में सी दे रखा है पर ऑप्शन 1 में सी नहीं दे रखा था, तो हमने क्या किया ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑप्शन 1 में 2 दे रखा है बी और ई, ऑप्शन 2 में भी 2 दे रखा है ए और सी, फिर ऑप्शन नंबर 3 में भी दे रखा है सी और डी, पर ऑप्शन नंबर 4 में केवल एक दे रखा है सी, तो उस बेसिस पर हमने ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट कर दिया। अब ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से कोई एक ऑप्शन गेस कर सकते थे, यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी अपना बन गया था सही होने का, ठीक है। पर हमने हमने ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में से ऑप्शन नंबर 3 को गेस इसलिए किया क्योंकि ए और सी चूंकि सिमिलर क्या कहते कॉम्प्लेक्सेस दे रखा है तो ए और सी दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। पर ऑप्शन नंबर 2 में ए और सी दोनों एक साथ दे रखा था, तो उस बेसिस पर क्या किया ऑप्शन नंबर 2 को भी एलिमिनेट कर दिया, तो केवल एक ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 3, उसी को गेस किया। अब क्वेश्चन नंबर 68 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है ना काफी टफ आता है। बहुत सारे स्टूडेंट रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरा पढ़ के भी जाते हैं, पूरा कवर करके भी जाते हैं ना, तो भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत टफ पूछता है। पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे ट्रिक लगाकर, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको वही ट्रिक सिखाऊंगा कि एग्जाम में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है तो उसको उसको तुम किस तरह से ट्रिक लगाकर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन आपसे पूछे तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब मास को ना ही क्रिएट कर सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि यहाँ पे कोई रिएक्टेंट ए है, ठीक है, जब तुम उसको रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट अपना पी फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर एज्यूम करो, लेट्स एज्यूम
जो अपना ए है, जो रिएक्टेंट ए है उसके पास टोटल 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है, जो रिएक्टेंट बी है उसके पास टोटल 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्या कहते हैं रिएक्टेंट साइड है वो कितना कार्बन एटम्स हुआ, ओवरऑल रिएक्टेंट साइड 8 कार्बन एटम्स हुआ, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट साइड 8 कार्बन एटम्स है तो प्रोडक्ट साइड भी अपना 8 कार्बन एटम्स ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट साइड अपना 12 कार्बन एटम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होगा, ठीक है। अगर रिएक्टेंट साइड 8 कार्बन एटम्स है तो प्रोडक्ट साइड भी 8 कार्बन एटम्स ही होगा, तो लेकिन 8 से कम कार्बन एटम्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर रिएक्टेंट साइड 8 कार्बन एटम्स है तो प्रोडक्ट साइड 6 कार्बन एटम्स हो सकता है। क्यों 6 कार्बन एटम्स हो सकता है, 6 कार्बन एटम इसलिए हो सकता है क्योंकि क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में हम लोग से प्रोडक्ट पूछता है ना वो मेजर प्रोडक्ट पूछता है। क्वेश्चन में जब भी हम लोग से जो प्रोडक्ट पूछता है वह मेजर प्रोडक्ट पूछता है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। और तुमको पता है कि मेजर प्रोडक्ट के साथ कुछ साइड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, जैसे कि H2O, CO2, ये सभी क्या, ये सभी साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्या कहते हैं रिएक्टेंट साइड अगर 8 कार्बन एटम्स है तो प्रोडक्ट साइड 8 कार्बन एटम्स होगा या फिर 8 से कम कार्बन एटम्स होगा, 8 से अधिक नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रोडक्ट पूछता है वो मेजर प्रोडक्ट पूछता है, साइड प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछता, जबकि साइड प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर बोल रखा है जो अपना टोल्यूइन है, जब तुम इसको क्या कहते हैं 3 रिएजेंट के प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो यहाँ पर रेसिड्यू ए फॉर्म होता है, ठीक है। फर्दर जब तुम इस रेसिड्यू ए को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पे कंपाउंड बी फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चर बताना है रेसिड्यू ए का और कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड दे रखा है ना वो क्या कहते हैं रेसिड्यू ए का स्ट्रक्चर है, और जो राइट साइड दे रखा है वो कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिड्यू ए का स्ट्रक्चर बताना है और कंपाउंड बी का स्ट्रक्चर बताना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग को, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कि जो अपना रेसिड्यू ए है, ठीक है, जब तुम इसको क्या कहते हैं डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पर अपना क्या होता है, यहाँ पर अपना कंपाउंड बी फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना A प्लस HCl है ये क्या है, ये अपना रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट है। और जो अपना B है वो क्या है, ये अपना प्रोडक्ट है, B अपना क्या है प्रोडक्ट है, और A प्लस HCl क्या है रिएक्टेंट है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होगा, या फिर उससे कम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बी दे रखा है, ये जो प्रोडक्ट बी दे रखा है ये मेजर प्रोडक्ट का बात कर रहा है, तो कुछ साइड प्रोडक्ट भी होगा। तो क्या कहते हैं रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होगा, या फिर उससे कम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, ठीक है, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिस भी क्या कहते हैं ऑप्शन में कहते हैं प्रोडक्ट साइड अधिक नंबर ऑफ एटम्स दे रखा होगा उसको क्या करोगे एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन टोटल 4 ऑप्शन हम लोग को दे रखा है, ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 1, ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 2, ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 3 और ये रहा हम लोग ऑप्शन नंबर 4। अगर तुम यहाँ पर चारों ऑप्शन को तुम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो तुम देखोगे कि जो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 में है जो रिएक्टेंट ए है उसमें कितना ऑक्सीजन आइटम्स है, एक ऑक्सीजन आइटम्स है। पर जो प्रोडक्ट बी है उसमें कितने ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, प्रोडक्ट बी में जो है टोटल 2 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, ठीक है। अगर तुम प्रोडक्ट बी देखो तो प्रोडक्ट बी में 2 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो रिएक्टेंट ए के साइड एक ऑक्सीजन आइटम्स है, प्रोडक्ट बी के साथ 2 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, या फिर उससे कम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीजन आइटम दे रखा है पर प्रोडक्ट साइड 2 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस बेसिस पर बोल सकते हैं जो हम लोग ऑप्शन नंबर 1 है वो 100% रॉन्ग ऑप्शन है। तो क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर ऑब्जर्व करो। अगर तुम ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ पर तुम देखो तो ऑप्शन नंबर 3 में तुम देखोगे जो रिएक्टेंट ए है क्या कहते हैं उसमें एक ऑक्सीजन आइटम है, रिएक्टेंट ए में एक ऑक्सीजन आइटम है, ठीक है। पर जो प्रोडक्ट बी है उसमें 2 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, 2 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, जो कि हो ही नहीं सकता है। अगर रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीजन आइटम है तो प्रोडक्ट साइड भी एक ही ऑक्सीजन आइटम होना चाहिए, या फिर एक से कम होना चाहिए, एक से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस बेसिस पर क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को भी एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन 3 भी क्या है 100% रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखो तो ऑप्शन नंबर 2 में कितना ऑक्सीजन आइटम देखो, ऑप्शन नंबर 2 में टोटल 4 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है। यहाँ पर क्या कहते हैं अंदर में 2 है तो यहाँ पे लेकिन 2 टाइम्स है, ठीक है। तो टोटल 4 ऑक्सीजन आइटम रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड अपना टोटल 4 ऑक्सीजन आइटम है, पर प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन आइटम, जो कि हो सकता है मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बी बोल रहा है ये मेजर प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ साइड प्रोडक्ट भी हो सकता है कि जो रिमेनिंग ऑक्सीजन आइटम हो वो अपना साइड प्रोडक्ट में हो, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड ऑप्शन नंबर 2 में रिएक्टेंट साइड 4 ऑक्सीजन आइटम है पर प्रोडक्ट साइड एक ऑक्सीजन आइटम है, उससे कम है, जो कि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब अगर तुम ऑप्शन नंबर 4 में देखो तो ऑप्शन नंबर 4 में रिएक्टेंट जो ए दे रखा है उसमें टोटल 4 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, 3 यहाँ पर और एक यहाँ पर। 3 कहाँ पर दे रखा है, 3 यहाँ पर अपना दे रखा है, 3 यहाँ पर दे रखा है और एक यहाँ पर दे रखा है। तो रिएक्टेंट साइड टोटल 4 ऑक्सीजन आइटम दे रखा है पर प्रोडक्ट साइड केवल एक ऑक्सीजन आइटम दे रखा है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ जो प्रोडक्ट बी दे रखा है वो मेजर प्रोडक्ट का बात कर रहा है, कुछ साइड प्रोडक्ट भी अपना यहाँ पर फॉर्म होगा, हो सकता है जो रिमेनिंग ऑक्सीजन आइटम हो वो अपना साइड प्रोडक्ट में हो, ठीक है। तो उस बेसिस पर अपना ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 को हमने एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है।
अब तुम ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 में से किसी एक ऑप्शन को तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा 50% प्रोबेबिलिटी होगा कि अपना आपका आंसर करेक्ट हो जाए, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है? इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते हो ना, आपका बहुत कम चांसेस होता है आंसर करेक्ट होने का, ठीक है? पर हमने यहाँ पे क्या किया, पहले 2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब तुम यहाँ पर गेस करोगे तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है? अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है हम लोग का, आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है, ठीक है? आंसर क्या दे रखा है हम लोग का, आंसर ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ठीक है? तो इस तरीके से तुम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।